हेलो डियर चैंपियंस, वेलकम टू सुपर ग्रेड्स। माय नेम इज तपेश सक्सेना और इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कैट 2023 के स्लॉट 2 का DILR सेक्शन, पूरा का पूरा ऑल 20 क्वेश्चंस, ऑल 4 सेट्स। ठीक है। सो यस, वेरी 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 वार्म वेलकम टू दिस वंडरफुल चैनल फॉर द वंडरफुल पीपल लाइक यू। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं फर्स्ट सेट के साथ। ठीक है। इस ईयर में हमें पता ही है कि DILR का डिफिकल्टी लेवल काफी हाई था। तीनों ही स्लॉट में काफी हाई था, स्लॉट 1 में भी, 2 में भी, 3 में भी। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए ये सेट्स देखेंगे। एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तब हमारी मैक्सिमम लर्निंग हो पाएगी। तो चल ध्यान से अगर हम देखें तो पहले सेट में हमसे क्या बोला गया है कि ऑट्स विले हैज 5 फर्म्स, अल्फ्लू, बाइजगू या सीजेसी एंड दर्जबना और यहाँ पर इलावालाकी। राइट। तो एज सच उन्होंने नाम तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए हैं। यू कैन जस्ट कॉल देम ABCD एंड E। ठीक है। तो ABCD एंड E ये जो है ये 5 फर्म्स है। ईच ऑफ दीज फर्म्स वाज फाउंडेड इन सम ईयर एंड आल्सो क्लोज डाउन अ फ्यू इयर्स लेटर। राइट। तो किसी एक पर्टिकुलर ईयर में हर फर्म जो है वो फाउंडेड थी, मतलब स्टार्ट हुई थी, एस्टेब्लिश हुई थी, और उसके बाद एक पर्टिकुलर ईयर में आगे जाके ये बंद भी हो गई। ईच फर्म रेस्ड ₹1 करोड़ इन इट्स फर्स्ट एंड लास्ट ईयर ऑफ एग्जिस्टेंस। तो जब जिस साल इसने स्टार्ट किया था उस साल इसका जो इन्वेस्टमेंट इसने रेस किया वो ₹1 करोड़ था, और उसके बाद लास्ट ईयर में भी ₹1 करोड़ ही था। द अमाउंट ईच फर्म रेस्ड एवरी ईयर इंक्रीज्ड until it reached a maximum and then decreased until the firm closed down। ठीक है। तो कैसा कर्व बनेगा? तो कर्व ऐसा बनेगा कि जो भी अमाउंट फर्स्ट ईयर में रेस किया है, सेकंड ईयर में उससे ज्यादा होगा, थर्ड ईयर में उससे ज्यादा होगा, बढ़ता जाएगा, और किसी भी एक पर्टिकुलर ईयर में ये अपने मैक्सिमम तक पहुंच जाएगा, और उसके बाद फिर ये कंटिन्यूअसली डिक्रीज होगा। मतलब फ्लक्चुएटिंग पैटर्न नहीं है, सिर्फ एक बार इंक्रीज होगा और एक बार डिक्रीज हो जाएगा। तो हम उल्टा वी मान के चल सकते हैं, ऐसा पैटर्न यहाँ पर बनेगा। बट एनीवे हमें तो सिर्फ नंबर्स में ही समझना है। एंड देन डिक्रीज्ड until the firm closed down। No firm raised the same amount of money in 2 consecutive years। कोई भी 2 consecutive years में सेम अमाउंट ऑफ मनी किसी ने भी रेज नहीं किया है। ये नेक्स्ट स्टेटमेंट से और क्लियर हो जाएगा कि ईच एनुअल इंक्रीज एंड डिक्रीज वाज आइदर बाय ₹1 करोड़ और बाय ₹2 करोड़। राइट। तो हर साल जो फंड रेज किया जा रहा है वो या तो ₹1 करोड़ या ₹2 करोड़ से या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो इसमें जीरो तो इंक्लूडेड है नहीं, मतलब कोई भी 2 इयर्स के बीच में जो रेज फंड है वो सेम नहीं होगा। ठीक है। या तो 1 करोड़ 2 करोड़ से बढ़ेगा और या फिर 1 करोड़ 2 करोड़ से कम हो जाएगा। उसके बाद ये टेबल हमें गिवन है। द टेबल बिलो प्रोवाइड्स पार्शियल इंफॉर्मेशन अबाउट द 5 फर्म्स। ठीक है। हर फर्म के बारे में A B C D और E, इन सब का ये तो बताया है कि फर्स्ट ईयर ऑफ एग्जिस्टेंस कौन सा था, 2009, 2012 एंड सो ऑन। उसके बाद लास्ट ईयर ऑफ एग्जिस्टेंस हमें A, B और D का बताया है, C और E का गिवन नहीं है। लेकिन हमें C और E के केस में, A और D के केस में भी ये पता है कि इस पूरे ड्यूरेशन में उन्होंने कितना फंड रेस किया, मतलब सारे ईयर्स के फंड्स जो भी उन्होंने रेस किए हैं उन सब के अमाउंट का सम। ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर गिवन है। तो चलो अब अगर हम इससे टेबल में कन्वर्ट करें तो हमें पता है कि ए जो है उसकी फाउंडेशन हुई है 2009 में। तो मतलब इस ईयर में उसने 1 करोड़ का फंड रेस किया है, और 2016 में ये क्लोज डाउन हो गया, तो 2016 में इसने 1 करोड़ का फंड अगेन रेस किया है। बीच के ईयर्स में ये इंक्रीज होते होते फिर डिक्रीज होकर खत्म हो जाएगा। राइट। तो डेफिनेटली 1 से इंक्रीज करना है, फिर उसके बाद डिक्रीज करना है, और इन सारे वैल्यूज का सम 21 आना चाहिए। एंड ऑब्वियसली अगर ये 1 है और हर साल 1 या 2 करोड़ का चेंज आएगा, या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो हमेशा इंटीजर्स ही रहेंगे। तो हमें यहाँ पर सारी इंटीजर वैल्यूज लेनी है और उन सब का सम 21 आना चाहिए। ठीक है। तो हम क्या लॉजिक लगा सकते हैं, ठीक है, देखेंगे इसके बारे में। फिर बी के बारे में उन्होंने ये कहा कि बी जो है उसका 2012 में ये फर्म एस्टेब्लिश हुई है। राइट। तो यहाँ पे 1 करोड़ है, और 2015 में ये बंद भी हो गई, तो यहाँ पे भी 1 करोड़ है। इसका टोटल फंड कितना रेज हुआ है वो हमें पता नहीं। उसके बाद सी जो है ये 2013 में स्टार्ट होती है।
2017 या कहाँ तक जाती है पता नहीं, क्योंकि इसका किस ईयर में ये बंद हुई है ये हमें नहीं पता, लेकिन उसने टोटल फंड रेज किया है 9। उसके बाद अगर हम देखें डी, तो डी के केस में 1 करोड़ से स्टार्ट हुआ 2011 में, 2015 में भी 1 है, बीच में कुछ नंबर्स आएंगे, टोटल सम 10 होगा। और ई के लिए टोटल सम है 13, स्टार्टिंग हुई है 2010 में, एंड कहाँ होगा पता नहीं। ठीक है, तो चलो समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे क्या क्या केसेस बन सकते हैं, कैसे कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो मान लो कि यहाँ पर ये 1 करोड़ है और नेक्स्ट ईयर ये 2 करोड़ से इंक्रीज हो गया, 2 करोड़ से। ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक तो इंक्रीज ही होना है, तो इंक्रीज ही होना है, इसका मतलब अगर ये 2 करोड़ से इंक्रीज हुआ, लेट्स से कि ये 3 करोड़ हो गया, अब उसके बाद इसे एक पर्टिकुलर मैक्सिमम तक जाना है और फिर कंटिन्यूसली डिक्रीज होना है। कंटिन्यूसली डिक्रीज होने के लिए जरूरी है कि यहाँ पर 1 है तो यहाँ पे मिनिमम 2 तो होना चाहिए, यहाँ 3 तो होना चाहिए, यहाँ 4 तो होना चाहिए। इसका मतलब इसे भी हमें कम से कम 4 या 5 तक तो पहुंचाना ही पड़ेगा। सो वी कैन से फॉर श्योर कि 1 से 3 हुआ है, 3 से 4 हो सकता है, 4 से 5 हो सकता है, और उसके बाद कंटिन्यूसली डिक्रीज हो सकता है। तो एक तरीका ये है, लेकिन क्या इसमें सम 21 आएगा? तो अगर हम सम को चेक करें तो 1 + 3 4, 4 + 4 8, 8 + 5 13, और ये तो पूरा 10 हो गया, तो ये सम तो 23 हो गया। हमें 21 चाहिए, मतलब इसमें से 2 करोड़ हमें कम करने पड़ेंगे। तो कैसे कम करेंगे? तो ऑब्वियसली अगर 1 के बाद 3 लोगे तो ये 4 ही होगा, ये 5 ही होगा, कोई ऑप्शन नहीं है, फिर धीरे धीरे कम होगा। अगर यहाँ पे बहुत सारा भी कम कर दिया जाए, राइट, लेट्स से यहाँ पर 5 है, उसके बाद इसको अगर हम 3 कर दें तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अगर ये 3 है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहीं 1 हो जाएगा, और फिर 2 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स में 1 हो नहीं सकता। तो यहाँ तो श्योर है कि अगर ये 1 है तो ये मिनिमम 2 है, ये मिनिमम 3 है, ये मिनिमम 4 है, तो ये वाला सम तो 10 रहेगा 100%, राइट। ठीक है, अब हमें यहां पर देखना है कि यहां पर हम क्या कम कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हम यहां पर 2 ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 1 + 2 3, 3 + 3 6 हो जाएगा। 6 के बाद अगर हम यहाँ पर 5 ले लें तो 6 + 5 क्या हो जाएगा? 11, और फिर ये तो 10 है ही, तो 11 + 10 कितना आ जाएगा? 21। अब इसमें एक चीज जरूर सोच सकते हैं कि ये 1 2 3 5 उसके बाद 1 से कम हो रहा है, तो इसका उल्टा जरूर हो सकता है कि यहाँ पे 4 ले सकते हो, यहाँ पर 5 ले सकते हो, 1 2 3 4 5, उसके बाद सीधे 2 करोड़ से कम हो गया 3 2 1, उससे हमारा सम चेंज नहीं होगा। मतलब कुल मिलाकर यहाँ पे 2 केसेस बन सकते हैं। हम ये बोल सकते हैं ये 1 2 3 होगा फॉर श्योर, ये भी 1 2 3 होगा फॉर श्योर 100%, राइट। यहाँ बीच में 4 5 4 5 में हम थोड़ा सा खेल सकते हैं, इसको 1 2 3 4 5 फिर 3 2 1 कर लेते हैं, या फिर 1 2 3 5 और उसके बाद 4 3 2 1। दीज आर दी 2 पॉसिबिलिटीज ओवर हियर, है ना। उसके बाद अगर हम देखेंगे बी के लिए क्या पॉसिबल हो सकता है, तो बी के लिए क्या पॉसिबल हो सकता है ना। तो ऑब्वियसली अगर ये 1 है, ये 1 है, तो इसे अपने मैक्सिमम तक तो जाना है और उसके बाद वापिस भी आना है। कोई भी 2 ईयर सेम भी नहीं होने चाहिए। तो अगर ये 1 है और मान लीजिए कि ये 2 है, उसके बाद ये 3 हो गया, तो 3 और 1 में 2 का डिफरेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये 1 होगा, ये 2 होगा, इसको 4 लोगे तो फिर प्रॉब्लम है, 4 और 1 में तो 3 करोड़ का डिफरेंस हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं। अगर यहाँ 1 है, यहाँ पे 3 ले लिया, तो फिर यहाँ 4 लेना पड़ेगा, वो भी प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब 1 2 3, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। यहाँ पे 1 2 3 1 हो सकता है, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पे 1 के बाद 3 ले लो, 3 के बाद फिर इसे इंक्रीज मत करो, फिर इसे डिक्रीज करते जाओ, तो यहाँ पे 1 3 2 1 आ जाएगा फॉर श्योर। तो इस तरीके से हम डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हैं, है ना। एंड यस राइट, अब अगर हम ये सोचें कि इसमें कोई और कंडीशन, कोई और सिचुएशन, कोई और तरीका पॉसिबल है क्या, तो देखो 1 है, 2 है, 2 के बाद 4 नहीं ले सकते, 3 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम डिफरेंस 2 ही हो सकता है। तो ये एक पॉसिबल केस है। और अगर 1 के बाद सीधे 3 लिया, तो 3 को और नहीं बढ़ा सकते, तो फिर डायरेक्टली कम ही करना पड़ेगा। इसका मतलब इन आइदर केस इसका जो टोटल सम है वो 1 2 3 2 1, मतलब इनका जो सम है वो डेफिनेटली कितना आने वाला है? 7। तो इस कंपनी ने इन 4 इयर्स में टोटल 7 करोड़ का ही फंड रेज किया है 100%, राइट। ठीक है,
और ऑब्वियसली हमें ये वाले वैल्यूज भी डेफिनेटली समझ में आ ही रहे हैं, तो ये 100% हमारे दो कंपनीज का मैटर तो सुलझ गया। अब थर्ड कंपनी पे आ जाओ। अगर ये 1 है और टोटल सम 9 है तो बनाने की कोशिश करते हैं, कैसे बनेगा, है ना। पहले इंक्रीज करना है फिर डिक्रीज करना है। सबसे आसान केस कि अगर हम यहाँ पे 1 2 3 2 और 1 ले लें तो क्या इससे हमारी बात बन जाएगी, तो हम बोलेंगे यस बिल्कुल बन जाएगी। 1 प्लस 2 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 3 दैट इज सॉरी 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 इज 9, बिल्कुल सही है, राइट। अब और क्या कर सकते हैं, अगर 1 के बाद 2 लिया फिर 3 फिर 2 फिर 1, तो क्या यहाँ 4 ले सकते हो। 1 2 4 का सम 7 हो जाएगा, और 7 के बाद फिर ये 9 नहीं हो पाएगा क्योंकि फिर यहाँ पर कम से कम 2 तो आ ही जाएगा, तो डेफिनेटली फिर वो सम मिनिमम 10 पे चला जाएगा, तो 4 यहाँ पर नहीं आ सकता। ठीक है, एक कंडीशन ये हो सकती है कि यहाँ पर 3 ले लेते हैं 1 के बाद 3, तो 1 के बाद अगर सीधे 3 लिया तो 1 3 कितना हो गया 4, 4 के बाद फिर इसको धीरे धीरे कम ही करना पड़ेगा, बढ़ा तो नहीं सकते, है ना। 1 प्लस 3 4 हो गया, और अभी हमें 9 चाहिए, मतलब 5 और चाहिए। तो क्या किसी तरीके से 5 बन पाएगा, नहीं बच्चों, पॉसिबल नहीं है, राइट। 1 3 4 और उसके बाद फिर वापस जाओगे तो सम बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे अगर 2 भी लिया तो भी सम बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसका मतलब 1 के बाद 3 करोड़ नहीं हो सकता, इट हैज टू बी 2, 2 के बाद 4 भी नहीं हो सकता, इट हैज टू बी 3, तो इसका मतलब 100% यहाँ पे 1 2 3 2 1 ही आएगा, एंड 5 ईयर से ज्यादा हो भी नहीं सकते क्योंकि टोटल सम 9 है। ये मिनिमम पॉसिबल वाला केस हो गया ना कि 1 2 3 फिर 3 2 1, राइट। तो ये मिनिमम पॉसिबल वाला केस है और इसमें 9 करोड़ हो रहा है। कोई भी नंबर बढ़ेगा तो 9 से ज्यादा चला जाएगा, नंबर ऑफ ईयर्स बढ़ाओगे तो भी 9 से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर अगर हम ये देखते हैं कि यहाँ पे डी है, डी का टोटल जो है वो होना चाहिए 10, और यहाँ पर भी हमारे पास 5 ही ईयर्स है, शुरू में भी 1 है लास्ट में भी 1 है, तो 10 में से 1 1 माइनस किया तो बचा 8, मतलब बीच के वैल्यूज का सम 8 आना चाहिए। तो मैनेज करते हैं, सबसे पहले 1 के साथ 2 का केस देखते हैं, तो 1 2, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो ऑब्वियसली अभी और आगे जाना पड़ेगा 3, उसके बाद 2, तो 2 3 2 मतलब ये कितना हुआ 7, तो ये तो 9 बना नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर 4 ले लेना चाहिए। 1 2 4 2 1, तो ये हो जाएगा हमारा 10 के बराबर, राइट। क्या कोई और केस बन सकता है, यहाँ पर 3 ले सकते हैं क्या, तो 1 के बाद 3 ले लिया तो 4 हो गया, 4 प्लस 1 5 तो है ही, तो मतलब आगे हमें सिर्फ 5 और चाहिए, और 5 और चाहिए तो मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ 3 है तो यहाँ पे मिनिमम 4 तो लेना ही पड़ेगा। 4 में से डायरेक्टली 2 भी सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो भी ये सम 11 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर भी सिर्फ एक ही केस पॉसिबल होगा, दैट इज 1 2 4 2 1, दैट इज दी ओनली पॉसिबल केस ओवर हियर, ठीक है। तो ये सम डेफिनेटली 10 हो गया यहाँ पर, ठीक है, इसी तरीके से हो पाएगा। उसके बाद फिर अगर हम देखते हैं लास्ट वाला केस, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ खत्म होगा पता नहीं, लेकिन टोटल सम 13 आना चाहिए, ठीक है। टोटल सम बहुत बड़ा है तो बड़े बड़े डिफरेंसेस ले सकते हैं। सबसे पहले यही सोच सकते हैं कि 1 के बाद सीधे 3 कर दो, 3 के बाद सीधे 5 कर दो, तो 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 1 कितना हो गया, 8 प्लस 1 हो गया 9, 9 के बाद अब 4 और चाहिए, तो यहाँ पे 3 ले लेते हैं, यहाँ पे 1 ले लेते हैं, दैट्स इट। तो ये एक सिचुएशन यहाँ पर बन सकती है। अगर 1 के बाद 3 होगा और 3 के बाद 4 होगा, राइट, 1 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो ये हो जाएगा 8, 8 के बाद हमें कितना और चाहिए, 5 और चाहिए, तो 5 अगर और चाहिए तो डेफिनेटली क्या हो सकता है, 5 तो सम बनेगा नहीं, है ना, 5 नहीं बन पाएगा। वी कैन से फॉर श्योर कि अगर यहाँ पे 3 आ भी गया तो फिर यहाँ 2 और यहाँ पे 1 लेना पड़ेगा, 3 और 1 का सम 4 होता है, तो 6 ही बन पाएगा, 5 तो नहीं बन पाएगा। तो फिर मेरे ख्याल से यहाँ पर हम कम कर सकते हैं 1 2, ठीक है, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 4 7, 7 में 6 ऐड करना है, तो फिर डेफिनेटली यहाँ पर 6 ऐड करना है, तो 3 2 1 ये पैटर्न हम डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं ना। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस, देखो 1 2 3 4, इसका सम 10 हो गया, 10 प्लस 3 ये 13 हो गया, तो दिस कैन डेफिनेटली बी डन, है ना। और कोई तरीका यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है क्या,
ओके, हाँ ऐसा हो सकता है। इस 4 और 3 को उल्टा कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। तो 1 2 3 4 10, 10 के बाद ये 2 और ये तो 1 है ही, तो डेफिनेटली यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स को भी हमने बढ़ा के सोच लिया है ना। मिनिमम मेरे ख्याल से 5 ईयर्स की जरूरत होगी। अगर सम 13 चाहिए तो मिनिमम 5 ईयर्स तो लगेंगे, क्योंकि अगर आपने मैक्सिमम इंक्रीज मैक्सिमम डिक्रीज किया तो मिनिमम, और मैक्सिमम जो ईयर्स है वो आपके 6 से ही हो पाएंगे, क्योंकि आपको धीरे धीरे 1 2 3 4 तक जाओगे और फिर कम भी तो करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम 6 ईयर्स हो सकते हैं और मिनिमम 5 ईयर्स हो सकते हैं। तो ऑल दीज केसेस आर पॉसिबल, राइट। अकॉर्डिंग टू दीज केसेस नाउ वी हैव टू आंसर द क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन ये था कि फॉर विच फर्म कैन द अमाउंट्स रेज्ड बाय देम बी कंक्लूडेड विद सर्टेनिटी इन ईच ईयर। हर ईयर में हम सर्टेनिटी के साथ कौन कौन से फर्म्स के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर तो हमें सी और डी दिख रहा है। तो क्या सी और डी में कहीं पर भी कोई केसेस बन रहे हैं? नहीं। 100% श्योरिटी के साथ हर ईयर का हमें रेज्ड फंड दिखाई दे रहा है। तो एकदम करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद व्हाट बेस्ट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द टोटल अमाउंट ऑफ मनी रेज्ड इन 2015। ठीक है, तो 2015 में जो टोटल अमाउंट ऑफ मनी है जो कि इन सारे फर्म्स ने मिलके रेस किया है, तो 2 + 1 3, 3 + 3 9, 9 + 2 दैट हैज टू बी 11, या फिर हो सकता है यहाँ पर 0 ही हो, क्योंकि ये तो यहाँ पर ही खत्म हो गया। तो 10 या 11 हो सकता है। 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 1 7, 7 या 8 हो सकता है। 7 करोड़ या 8 करोड़। तो इट इज आइदर ₹7 करोड़ और 8 करोड़, आंसर ऑप्शन बी। उसके बाद थर्ड है व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन रुपीस करोड़ दैट कुड हैव बीन रेज्ड इन 2013। 2013 में हम टोटल कितना मनी रेज कर सकते थे, मैक्सिमम देखना है। तो सारे मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज देख लो। यहाँ से 5 आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा। 5 + 3 8, 8 + 1 9, 9 + 4 13, 13 + 4 17। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 17 करोड़ हो सकता है, and that has to be the correct answer. If E raised ₹3 crores in 2013, ठीक है, अगर E ने 2013 में 3 करोड़ रुपीस रेस किए हैं। ठीक है, किसने? E ने 3 करोड़ रुपीस रेस किए हैं। मतलब हम या तो पहले केस की बात कर रहे हैं या दूसरे केस की बात कर रहे हैं। सो इन दैट केस, राइट, हमसे ये बोला जा रहा है कि देन व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल टोटल अमाउंट ऑफ मनी that could have been raised by all the companies in 2012। तो फिर उसमें 2012 में हमें मिनिमम निकालना, राइट। तो अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 4। और फिर हमें ऊपर से भी सारे मिनिमम लेने हैं। तो 4 + 2 6, 6 + 1 7, और 7 + 4 तो यहाँ से आ जाएगा 11। तो मतलब मिनिमम टू मिनिमम 11 करोड़ होगा। आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। If the total amount of money raised in 2014 is ₹12 crores, then which of the following is not possible, right? अगर 2014 का सम जो है वो 12 है, तो देखते हैं 2014 का सम 12 कैसे आएगा। तो जो वैल्यूज डेफिनेटली फॉर श्योर हमें पता है, तो 3 2 5, 5 + 2 7, राइट। 7 तो हमें पता है। और अब अगर ये 12 है, तो 12 है तो मतलब ऊपर से 3 लेना ही पड़ेगा, नीचे से 2 लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर तो 100% 3 ही आएगा और नीचे से 100% 2 ही आएगा। मतलब या तो ये केस होगा या फिर ये वाला केस होगा, राइट। अब समझ लेते हैं कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स गिवन है। पहला ये है कि ए रेस्ड द सेम अमाउंट ऑफ मनी एज डी इन 2013। तो ए और डी का 2013 का रेस्ड फंड सेम होगा, ए और डी, राइट। ए और डी, तो डी का 4 है, ए का 4 हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ से 3 ले रहे हैं। तो यहाँ पे 4 या 5 कुछ भी हो सकता है। तो दोनों की वैल्यू सेम हो सकती है, पॉसिबल है, राइट। इसको हम डेफिनेटली मतलब नॉट पॉसिबल की कैटेगरी में नहीं डाल सकते, ये पॉसिबल है। उसके बाद बी रेस्ड मोर मनी देन ई इन 2014। तो 2014 में बी ने ई से ज्यादा रेस किया होगा। तो 2014 में बी का रेज होना चाहिए 3 और ई का 2 ही होगा। तो डेफिनेटली ये तो 100% करेक्ट है, ऐसा होगा ही। अगर ये टोटल सम 12 है तो ये तो होना ही चाहिए। उसके बाद बी रेज द सेम अमाउंट ऑफ मनी एज ई इन 2013। तो 13 में बी और ई का जो मनी है वो सेम हो सकता है क्या? तो 2013 में
अगर यहाँ 3 है तो यहाँ पे 2 ही होना चाहिए, राइट। और ई के केस में अगर यहाँ 2 है तो यहाँ पे 3 या 4 होगा, तो 2, 3 और 4 के बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब ये डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है। और क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है और हमसे पूछा भी यही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, तो आंसर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। लास्ट आंसर ऑप्शन है ए रेज्ड द सेम अमाउंट ऑफ मनी एज बी इन 2014। तो ए ने राइट 2014 में बी के बराबर अमाउंट रेज किया है। तो ए और बी बराबर हो सकते हैं क्या 2014 में? यस, डेफिनेटली बराबर ही होंगे। अगर सम 12 चाहिए तो ये तो 3 है ही, 3 और 3 इक्वल ही होंगे। तो डेफिनेटली ये 100% ट्रू है, ठीक है। तो यस, आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज हाउ वी कुड हैव सॉल्व दिस फर्स्ट सेट। देन वी मूव ऑन एंड ट्राई टू सॉल्व द सेकंड सेट नाउ। तो सेकंड सेट देख लेते हैं, ठीक है। अगेन अ वेरी गुड सेट, अच्छा सेट था ये भी, है ना। देखने में थोड़ा आसान लगता है लेकिन उतनी आसानी से हो नहीं पाता है। अंजलि, बिपाशा एंड चित्रा visited an entertainment park that has 4 rides. Each ride lasts 1 hour and can accommodate one visitor at one point. तो हर राइड जो है वो 1 घंटे की राइड, मतलब कोई भी पर्सन उस पर जाएगा तो 1 घंटे के लिए ऑक्यूपाइड है। वो पूरा राइड जो है वो उसका 1 आवर कंज्यूम करेगी। उसके बाद और हर राइड जो है वो एक ही विजिटर को एक बार में एकोमोडेट कर सकती है। तो एक बार में सिर्फ एक ही पर्सन उस राइड को एंजॉय कर सकता है, 2 लोग पॉसिबल नहीं। All rides begin at 9 a.m. and must be completed by 5 p.m. except for ride 3, ठीक है, for which the last ride has to be completed by 1 p.m. ठीक है। तो जो हमारे सारे के सारे राइड्स हैं वो सब बंद हो जाएंगे, ठीक है। कब बंद हो जाएंगे? 5 p.m. पे। और राइड 3 तो उसके भी पहले 1 p.m. पे ही बंद हो जाएगा। राइड गेट्स ओपन एवरी 30 मिनट्स, राइट, मतलब हर 30 मिनट में राइड जो है उसको हम ऑप्ट कर सकते हैं। अगर हम पार्क में 9 बजे तक पहुंच जाते हैं तो हम डायरेक्टली 9 बजे वाली राइड ले सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट टाइम हम 9:30 वाली राइड ले पाएंगे, अदरवाइज 10, फिर 10:30, फिर 11। तो बीच में गेट्स नहीं खुलेंगे, ठीक है। तो गेट्स ओपन होंगे आफ्टर एवरी 30 मिनट्स। तो 9, 9:30, 10, 10:30 एंड सो ऑन। उसके बाद वेन एवर अ राइड गेट ओपन्स, राइट, एंड देयर इज नो विजिटर इनसाइड, तो अगर राइड का गेट ओपन होगा, हर आधे आधे घंटे में होता है, और अगर वहां पर कोई भी विजिटर नहीं है, राइट, मान लो किसी ने 10 बजे राइड स्टार्ट की तो 10:30 बजे राइड का गेट तो ओपन होगा लेकिन उसमें पर्सन ऑलरेडी होगा, तो उस समय तो कोई उसमें उसको ऑप्ट नहीं कर पाएगा। बट यस, अगर 11 AM पर कोई पर्सन वहां पर नहीं है तो फिर क्या होगा कि द फर्स्ट विजिटर gate opens and there is no visitor inside, the first visitor waiting in the queue buys the ticket। तो जो भी फर्स्ट विजिटर होगा, जो भी क्यू में फर्स्ट होगा, वो टिकट बाय करेगा एंड जस्ट बिफोर टेकिंग दी राइड, और उसके बाद राइड ले लेगा, ठीक है, लेकिन उसे टिकट खरीदना पड़ेगा। उसके बाद द टिकट प्राइसेस आर ₹20, ₹50, ₹30 एंड ₹40 फॉर राइड्स 1 to 4 respectively। Each of the 3 visitors took at least one ride and did not necessarily take all rides, right? तो हर विजिटर ने, ये जो हमारे पास 3 विजिटर्स हैं, अंजलि, बिपाशा और चित्रा, इनमें से हर विजिटर ने कम से कम एक राइड जरूर एंजॉय की है, जरूर ऑप्ट की है, लेकिन वो सारे भी कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने ये बोला है कि डिड नॉट नेसेसरली टेक ऑल राइड्स, मतलब सारे लेना जरूरी नहीं है लेकिन ले भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद none of them took the same ride more than once, तो एक राइड को किसी भी एक पर्सन ने सिर्फ एक ही बार ऑप्ट किया है, एक से ज्यादा बार नहीं। the movement time from one ride to another is negligible, ठीक है, मूवमेंट टाइम जो है वो निग्लिजिबल है। तो सपोज मेरी राइड 11 AM पे खत्म होती है तो मैं इमीडिएटली 11 AM पे ही दूसरी राइड स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि एंड अ विजिटर लीव्स द राइड इमीडिएटली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द राइड, कोई भी राइड अगर 11 AM पे खत्म हो रही है तो मुझे इमीडिएटली लीव करना पड़ेगा, मतलब दूसरा पर्सन उसमें इमीडिएटली आ सकता है। नो वन टेक्स अ ब्रेक इनसाइड द पार्क अनलेस मेंशन्ड एक्सप्लिसिटली, जब तक मेंशन नहीं किया जाएगा तब तक कोई ब्रेक नहीं लेगा, मतलब लगातार राइड्स लेने हैं, ठीक है। ब्रेक को मेंशन करना पड़ेगा, अदरवाइज किसी भी पर्सन के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, विच मीन्स कि वो लगातार राइड्स लेता जा रहा है, वो बीच में कहीं पर भी कोई भी ब्रेक नहीं ले रहा है, ठीक है। ब्रेक्स मेंशन होंगे तभी लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि यहाँ से आपको ये पता चल रहा है कि जो भी यहाँ पर विजिटर्स है ना वो लगातार राइड्स लेने वाले हैं। ठीक है, ब्रेक के बारे में तो हमें बताना पड़ेगा तभी ब्रेक होगा, नहीं तो ब्रेक नहीं होगा। उसके बाद दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो नोन, तो हमें कुछ और इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर गिवन है। तो ये सारे क्लूज या ये सारे डेटा हमें गिवन है इन तीन लोगों के बारे में, अंजलि, बिपाशा एंड चित्रा। और इस डेटा के बेसिस पर फिर हमें समझना है कि कौन से टाइम स्लॉट में कौन सा पर्सन राइड ले रहा था और कौन सी राइड ले रहा था। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमें पता है राइड 1 का फीस है 20 रुपीज, राइड 2 का 50, राइड 3 का 30, राइड 4 का 40। उसके बाद आ जाते हैं क्लूज के ऊपर। तो चित्रा नेवर वेटेड इन दी क्यू। ठीक है, चित्रा को कभी वेट नहीं करना पड़ा। देखो, दो तरीके की चीजें हो सकती हैं, या तो वेट करना पड़े और या फिर ब्रेक लेना पड़े। ठीक है, तो ब्रेक के बारे में तो वो अलग से बताएंगे। वेट जो है वो लॉजिकल चीज है, उसको हम ब्रेक में कंसीडर नहीं करेंगे। अगर आप क्यू में लगे हुए हो तो वो ब्रेक नहीं है, वो तो प्रोसेस का पार्ट है। राइट, अगर आप जिस राइड पे जाना चाहते हो उसको ऑलरेडी कोई ऑप्ट किया हुआ है या उसको ऑलरेडी ऑक्यूपाई किया हुआ है तो फिर तो आपको वेट करना पड़ेगा, है ना। तो उन्होंने ये बोला कि चित्रा जो है उसने कभी भी वेट नहीं किया क्यू में एंड कंप्लीटेड हर विजिट बाय 11 AM। ठीक है, तो 11 AM पर उसने अपनी विजिट कंप्लीट की, कभी वेट नहीं किया। तो चित्रा के पास एक ऑप्शन ये है कि शायद वो 10 बजे पार्क पहुंची होगी और 10 से 11 में उसने एक राइड को फिनिश कर दिया, दैट्स इट, काम खत्म हो गया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये है कि शायद वो पार्क में 9 बजे ही आ गई होगी, 9 बजे आने के बाद उसने पहली राइड को ऑप्ट किया, फिर दूसरी राइड को ऑप्ट किया, दैट इज अनदर ऑप्शन। फिर उन्होंने बोला कि लेकिन उसने 50 रुपीज भी स्पेंड किए हैं, तो अगर उसने सिंगल राइड ली होगी तो वो राइड 2 होनी चाहिए। ठीक है, सिंगल राइड ली होगी तो 10 से 11 सिंगल राइड, और अदरवाइज अगर उसने 2 राइड ली हैं तो उसके टोटल सम होने चाहिए 50 रुपीज, तो वो R1 और R3 लेने वाली है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अंजलि टुक राइड 1 एट 11 AM, राइट, आफ्टर वेटिंग फॉर 30 मिनट्स फॉर चित्रा टू कंप्लीट इट। राइट, तो 11 AM पर 11 AM पर किसने राइड ली है? राइड 1 ली है अंजलि ने। तो 11 से 12 तक अंजलि जो है वो इस राइड को ऑक्यूपाई किए हुए है ना। यहाँ पर अंजलि है, राइड 1 अंजलि ने ऑक्यूपाई की है, लेकिन इसके पहले उसे आधा घंटा वेट करना पड़ा। ठीक है, इसका मतलब वो पार्क में तो 10:30 पर ही आ गई थी। वेट क्यों करना पड़ा? क्योंकि ये जो राइड थी वो किसने ऑक्यूपाई की हुई थी? चित्रा ने। विच मीन्स कि 10 से 11 तक इस राइड को किसने ऑक्यूपाई किया हुआ था? चित्रा ने। ठीक है, और अंजलि 10:30 पर आ गई थी, आधे घंटे क्यू में लगी, वेट किया, उसके बाद क्यू में तो लगना पड़ेगा ना, नहीं तो अगर आपको ये राइड चाहिए और क्यू में नहीं लगोगे तो और लोग आ जाएंगे। ठीक है, तो डेफिनेटली वो 10:30 बजे जाके क्यू में लग गई, आधा घंटा वेट किया, तब तक चित्रा ने अपनी राइड को फिनिश किया, फिर अंजलि ने इस राइड को ऑप्ट किया। ठीक है, उसके बाद फिर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, हाँ जी, तो अब हमें ये पता है कि चित्रा ने टोटल अमाउंट कितना खर्च किया है? 50 रुपीज, राइट, और 11 AM पर उसने अपना पूरा कार्यक्रम निपटा भी दिया। ठीक है, उसके बाद वो पार्क छोड़ के चली भी गई होगी क्योंकि उन्होंने बोला है चित्रा नेवर वेटेड इन द क्यू एंड कंप्लीटेड हर विजिट। विजिट को कंप्लीट करने का मतलब यह है कि वो पार्क छोड़ के चली भी गई। और अब अगर उसने राइड 1 लिया है मतलब उसके 20 रुपीज ही खर्च हुए, जबकि वहां लिखा है कि उसका एक्सपेंडिचर टोटल 50 था। इसका मतलब उसने डेफिनेटली राइड 3 को भी ऑप्ट किया है, राइड 3 में वो 9 से 10 बजे तक बैठी रही होगी, तो ये भी चित्रा ने इस राइड को 9 से 10 बजे तक ऑप्ट किया है। ठीक है, उसके बाद फिर अगर हम देखें तो बिपाशा बिगेन हर फर्स्ट राइड ऑफ 3 राइड्स, है ना, हर फर्स्ट ऑफ 3। यहां से बहुत कुछ समझ में आता है कि एक तो विपाशा ने अपनी जो पहली राइड है वो स्टार्ट की है 11:30 AM पे। दूसरी बात कि उसने टोटल 3 राइड्स किए हैं, है ना। ठीक है, उसने टोटल 3 राइड्स जो है वो एंजॉय किए हैं, 3 राइड्स को उसने एक्सपीरियंस किया है। तो ये बात हमको दिमाग में रखनी है कि बिपाशा के 3 राइड हुए हैं और उसमें से पहला जो है वो 11:30 पर है। ठीक है, 11:30 पे पहली राइड है उसकी। अब ऑब्वियसली जब वो 11:30 पे आएगी, देखो यहाँ पे 9 बज रहे हैं, यहाँ 9:30, यहाँ पे 10, ये 11, उसके बाद 10, 10:30, 11, 12 ऐसे चल रहा है ना। तो मतलब जो भी बॉक्स का फर्स्ट लाइन है, लेफ्ट वाली लाइन है, वो स्टार्टिंग पॉइंट है। तो जब अंजलि ने इस राइड को लिया, राइट, तो वो तो 12 बजे तक यहाँ बैठी हुई है
और अगर विपाशा ने 11:30 बजे अपनी राइड स्टार्ट की है तो डेफिनेटली उसने 11:30 बजे R1 को तो स्टार्ट नहीं किया। ठीक है, क्या वो R2 स्टार्ट कर सकती है? बिल्कुल, R3 भी और R4 भी। तो ये तीनों ऑप्शंस उसके पास है। उसके बाद उन्होंने बोला कि ऑल थ्री विजिटर्स incurred the same amount of ticket expense by 12:15 p.m. अब 12:15 तक सारे विजिटर्स इक्वल अमाउंट स्पेंड कर चुके थे। तो 12:15 तक डेफिनेटली चित्रा ने तो पार्क ही छोड़ दिया था और उसने कितना स्पेंड किया था? 50। मतलब जो अंजलि और विपाशा है उन्होंने भी 50 रुपीज 12:15 तक खर्च कर दिए है ना। अब बिपाशा ने तो स्टार्ट ही 11:30 पे किया है, तो 11:30 पे स्टार्ट करेगी तो डेफिनेटली 12:30 तक वो सिर्फ एक ही राइड फिनिश कर पाएगी और उसे उसी में 50 रुपीज खर्च करने हैं। तो डेफिनेटली उसने कौन सी राइड को स्टार्ट किया? राइड 2 को। तो राइड 2 जो है वो बिपाशा ने स्टार्ट की 11:30 पर और 12:30 तक वो राइड 2 को ऑक्यूपाई करती है, उसको एक्सपीरियंस करती है, इंजॉय करती है। तो यहाँ पर विपाशा है। उसके बाद फिर अगर हम देखते हैं तो यस, ये वाले स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग भी बन गई। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है द लास्ट राइड टेकन बाय अंजलि एंड विपाशा वाज द सेम। ठीक है, जो लास्ट राइड है मतलब विपाशा ने 3 राइड ली है और उसमें से जो लास्ट है वो वही है जो अंजलि की भी लास्ट है। ठीक है, अंजलि और विपाशा की लास्ट राइड सेम होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला वेयर विपाशा वेटेड 30 मिनट्स फॉर अंजलि टू कंप्लीट हर राइड। ठीक है, before standing in the queue for that ride, Vipasha took a 1 hour coffee break after completing her previous ride. है ना, तो विपाशा ने अपनी प्रीवियस राइड को कंप्लीट किया। ठीक है, अब ये बताओ विपाशा ने अपनी प्रीवियस राइड को कंप्लीट किया, फिर 1 घंटे का कॉफी ब्रेक भी लिया, उसके बाद उसने 30 मिनट्स और वेट किया। ठीक है, देखो उसने 1 घंटे एक राइड और ली है क्योंकि उसके टोटल 3 राइड्स है ना, तो लास्ट राइड पे पहुंचने से पहले ये फर्स्ट है, राइट। उसके बाद 1 घंटे का सेकंड राइड होगा, फिर उसने 1 घंटे का ब्रेक लिया है तो 2 घंटे हो गए और 30 मिनट उसने वेट भी किया है। इसका मतलब कुल मिलाकर जो उसकी थर्ड राइड आएगी वो 2.5 आवर्स के बाद आएगी, 2 hour 30 minutes, राइट। यहाँ पर 12 बज रहे हैं तो 12 बजे के बाद उसे 2.5 घंटा और लगेगा। 12 बजे के बाद एक राइड और है, फिर 1 घंटे का ब्रेक है, फिर आधे घंटे का वेटिंग टाइम है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये 12:30 का टाइम है और 12:30 का टाइम है तो डेफिनेटली हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ से अगर हम 2.5 आवर्स ऐड करें तो 12:30 में आधा घंटा जोड़ोगे 1 PM हो गया, 1 PM में 2 आवर्स और जोड़ोगे तो 3 PM हो गया। मतलब विपाशा की जो लास्ट राइड है वो यहाँ कहीं आएगी 3 PM पर। ठीक है, और 3 PM पर जब उसकी राइड आएगी तो उसके आधे घंटे पहले उसने वेट करना शुरू किया था। इसका मतलब 2:30 पर, ठीक है, जो अंजलि है वो उसी राइड को ऑक्यूपाई करके बैठी हुई है, राइट। अच्छा, हमें ये भी पता है कि जो हमारी एक राइड है वो 1 PM पर बंद भी हो जाती है। कौन सी राइड 1 PM पे बंद हो जाती है? तो हमें पता है राइड 3 जो है वो 1 PM पे तो बंद भी हो गई, तो 1 PM के बाद तो उस पर कोई जा भी नहीं सकता। तो जो राइड 3 है वो 1 PM पे बंद हो जाएगी, मतलब इस पॉइंट के बाद तो राइड 3 पे कोई नहीं जा सकता। ठीक है, राइड 3 पे इस पॉइंट के बाद कोई और नहीं जा सकता। उसके बाद फिर अगर हम ये सोचें कि अब क्या हो सकता है ना, एंड यस, अंजलि टुक राइड 1 at 11 AM after waiting for 30 minutes for Chitra to complete it. It was the only ride where Anjali waited, है ना। तो ये अकेली राइड थी जिसमें अंजलि ने वेट किया। And yes, Bipasha began her first of 3 rides at 11:30 AM. All 3 visitors incurred the same amount of ticket. अच्छा, अब हमें same amount of ticket के बारे में सोचना है कि 12:15 तक, ठीक है, ये अंजलि की पहली राइड थी और पहली राइड उसने 11 बजे स्टार्ट की और अभी तक उसने खर्चा कितना किया है? 20 रुपीज का, राइट। एंड ऑब्वियसली ये राइड जो है ये 12 बजे खत्म होगी और 12:15 से पहले उसे 30 रुपए और खर्च करना है। मतलब वो इमीडिएटली 12 बजे राइड नंबर 3 पर डेफिनेटली जाने वाली है। तो राइड नंबर 3 पर वो इमीडिएटली 12 बजे चली जाएगी और 12 बजे अगर अंजलि ने इस राइड को ऑप्ट किया तो अब डेफिनेटली हम ये बोल सकते हैं कि अंजलि के 50 रुपए खर्च हो गए,
12:15 पर सबके एक्सपेंसेस सेम हो गए। अब यहाँ पर लिखा है कि अंजलि ने कभी भी वेट तो नहीं किया, है ना, अंजलि का कोई ब्रेक हमें नहीं बताया, वेट तो हो सकता है, ब्रेक हमें नहीं बताया, ठीक है। अब देखो, चित्रा तो जा चुकी पार्क छोड़ के, बचा कौन है, सिर्फ अंजलि और विपाशा। और लास्ट राइड में तो विपाशा ही अंजलि का वेट करने वाली है, मतलब अंजलि तो वेट नहीं करेगी। और अंजलि वेट नहीं करेगी तो उसने 1 बजे इस राइड को खत्म किया, ठीक है। तो अब उसे कौन सी राइड लेनी चाहिए, है ना, अब उसे कौन सी राइड लेनी चाहिए। अगर मान लो कि उसने ये वाली राइड ली, तो अंजलि जो है वो इस राइड को एक्सपीरियंस कर लेगी, इसको भी एक्सपीरियंस कर लेगी, इसको भी एक्सपीरियंस कर लेगी, और बिपाशा सेकंड को एक्सपीरियंस कर चुकी है, तो दोनों साथ में मिलके फिर कौन सी राइड को एक्सपीरियंस कर पाएंगे, किसी को भी नहीं, राइट। मान लो उसने 1 बजे ये राइड नंबर 3 को फिनिश किया और इमीडिएटली उसने राइड नंबर 4 को ऑप्ट कर लिया, तो फिर राइड नंबर 4, राइड नंबर 3 और राइड नंबर 1 अंजलि एक्सपीरियंस कर चुकी है और बिपाशा राइड 2 एक्सपीरियंस कर चुकी है। लेकिन हमें पता है बाद में दोनों को जो लास्ट राइड है वो तो सेम रखनी है, तो डेफिनेटली ये वाली राइड तो नहीं हो सकती, ये तो वो राइड होगी जो दोनों की सेम होनी चाहिए, ठीक है। सेम होनी चाहिए मतलब इसको ऑप्ट करने वाली है बिपाशा 3 बजे, आ तो जाएगी 2:30 बजे, लेकिन आधे घंटे वेट करना पड़ेगा 3 बजे। तो इसका मतलब अगर ये 3 बजे इसको ऑप्ट करने वाली है, तो इस राइड पर अंजलि 2 से 3 तक डेफिनेटली हमें दिखाई देगी, ठीक है। बिपाशा जो है वो 100% 2:30 बजे आ गई है, ठीक है। और 2:30 बजे आने के बाद उसने आधे घंटे वेट किया है और इसी राइड को उसने फिर कंटिन्यू किया, कब से कब तक, 3 बजे से लेके 4 बजे तक, ये बिपाशा का टाइम यहाँ पर हो जाएगा। देखो यहाँ पे ध्यान से, ये राइड खत्म की है उसने 12:30, ठीक है। 1 घंटे के लिए उसे किसी और राइड में भी रहना है, तो 12:30 के से 1:30 हो जाएगा। उसके बाद 1 घंटे का उसने ब्रेक लिया, तो 2:30 बज जाएगा। 2:30 बजे के बाद फिर डेफिनेटली वो इस राइड पर आएगी, है ना, 2:30 बज जाएगा। अच्छा, 1 घंटा यहाँ पर हो रहा है ना, 1:30, तो 2:30 यहाँ हो जाएगा, और 2:30 पे वो जब यहाँ आएगी तो इस राइड पे अंजलि है, अंजलि का वो वेट करेगी आधे घंटे, और फिर विपाशा उसी राइड को एंजॉय करने वाली है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि अंजलि ने तो कहीं पर भी वेट नहीं किया है, अंजलि का कहीं पर कोई वेट या ब्रेक जो है वो हमें नहीं बताया जा रहा। तो इसका मतलब अंजलि ने एक राइड खत्म की 12 बजे, दूसरी राइड खत्म की 1 बजे, और ये लास्ट राइड जो है ये 2 बजे स्टार्ट हो रही है, मतलब वो 1 से 2 के बीच में भी तो कहीं पर है ना, लगातार। क्योंकि हम उन्होंने क्या बोला था, ब्रेक तो हम बताएंगे तब देखना है, अदरवाइज ब्रेक तो है ही नहीं। तो इसका मतलब अंजलि जो है वो यहाँ 1 बजे से लेके 2 बजे तक भी किसी राइड पर है, लेकिन अंजलि ऑलरेडी 1, 3 और 4 को एक्सपीरियंस कर चुकी है, तो उसके पास सिर्फ 2 का ऑप्शन बचता है। तो 1 से लेके 2 तक डेफिनेटली अंजलि जो है वो कहाँ पर है, तो वो है राइट, कौन से राइड पर है, वो है राइड 2 पर, है ना। तो अंजलि ने डेफिनेटली चारों राइड्स को एंजॉय किया है। उसके बाद अब बिपाशा के बारे में सोचो कि बिपाशा ने जब राइड नंबर 2 को यहाँ खत्म किया 12 बजे, तो उसके बाद उसने एक राइड और ली होगी 100%। अब ऑब्वियसली इस राइड पे तो अंजलि है, और 1 बजे के बाद राइड नंबर 3 तो बंद ही हो जाती है, तो अब बिपाशा के पास ऑप्शन ये वाला बचता है, ऊपर वाला। तो बिपाशा ने 12:30 बजे राइड नंबर 2 को कंप्लीट किया है, तो 12:30 से 1:30 तक उसने डेफिनेटली राइड नंबर 1 को एंजॉय किया है, ठीक है। उसके बाद फिर विपाशा ने 1:30 से लेके 2:30 तक ब्रेक लिया है, चलो ब्रेक को यहाँ लिख लेते हैं, मेरे ख्याल से यस राइट, अगर हम देखें तो इसको अलग कलर में लिखेंगे, ये अलग ही कॉन्सेप्ट हो गया। तो 1:30 से 2:30 तक विपाशा ने ब्रेक लिया है, यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। राइड 3 तो यहाँ पे बंद हो चुकी, क्लोज, राइट। तो जहां राइड 3 है वहां पर वो जाकर अपना कॉफी ब्रेक ले लेती है, कौन, विपाशा, ठीक है। तो विपाशा ने यहाँ पर कॉफी ब्रेक ले लिया है, और उसके बाद फिर डेफिनेटली जब वो 2:30 बजे यहाँ पर आती है, तो अंजलि राइड नंबर 4 को एक्सपीरियंस कर रही है, आधा घंटा वेट करती है, फिर उसने भी राइड नंबर 4 को एक्सपीरियंस किया और काम हो गया खत्म। तो ये हमारी पूरी शेड्यूलिंग हो गई। और अब अगर हम इस शेड्यूलिंग के अकॉर्डिंग देखें तो क्वेश्चन के आंसर्स क्या आएंगे, व्हाट वाज द टोटल टाइम स्पेंट ऑन, टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन टिकट्स बाय बिपाशा। तो बिपाशा ने 3 राइड्स को एक्सपीरियंस किया है, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, राइट। तो फर्स्ट में 20, सेकंड में 50, 70, 70 प्लस 40 110, तो उसने 110 रुपीज खर्च किए हैं। आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट है विच वर ऑल द राइड्स दैट अंजलि कंप्लीटेड बाय 2 पीएम। तो 2 पीएम तक अंजलि ने कौन कौन से राइड्स फिनिश कर लिए थे। तो आई एम वेरी श्योर कि अंजलि जो है वो 2 पीएम पर कौन सा राइड ले रही है, R4। तो इसके पहले उसने तीनों राइड्स को फिनिश कर लिया था, R1 R2 R3। तो आंसर ऑप्शन डी। विच राइड वॉज टेकन बाय ऑल 3 विजिटर्स। तो सारे विजिटर्स ने कौन सी राइड को लिया है, तो वी आर वेरी श्योर कि ये राइड नंबर 1 ही है, तीनों दिख रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो फिर उसके बाद राइड नंबर 2 को सिर्फ बिपाशा और अंजलि ने एक्सपीरियंस किया। राइड नंबर 3 चित्रा एंड अंजलि, राइड नंबर 4 अंजलि एंड बिपाशा। ठीक है, तो डेफिनेटली इसका आंसर राइड नंबर 1 ही आएगा। नेक्स्ट है हाउ मेनी राइड्स डिड अंजलि एंड चित्रा टेक इन टोटल। तो अंजलि और चित्रा ने टोटल कितने राइड्स लिए। तो हमें पता है अंजलि के तो ऑल 4 हैं और चित्रा के सिर्फ 2 ही हैं। तो 4 + 2 6 हो जाएगा आंसर, दैट इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद व्हाट वाज द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन टिकट्स बाय अंजलि। तो अंजलि ने सारे ही राइड्स एक्सपीरियंस किए हैं। तो ऑब्वियसली 3 का सम था 110 और जो रह गया है उसकी वैल्यू है 30। तो मतलब ये 30 और ऐड कर दो तो ये टोटल हो जाएगा 140। तो उसने 140 रुपीज स्पेंड किए हैं। सो दैट्स इट, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। चलिए वेरी गुड। तो अब अगर हम देखें तो हमारा थर्ड सेट आता है। थर्ड सेट ये काफी इंट्रिग्विंग था। ठीक है, इट वॉज नॉट एट ऑल एंड ईजी सेट। एक तो डेटा बहुत सारा था तो पढ़ने में समझने में ही बहुत टाइम लगेगा एंड देन यू विल हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स एज वेल। तो 3 participants Akhil, Bimal and Chatur participate in a random draw competition for 5 days. Every day each participant randomly picks up a ball numbered between 1 and 9, right? अब एक्चुअली उन्होंने बिटवीन 1 and 9 लिखा है, लेकिन जब आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको 1 और 9 दोनों को इंक्लूड भी करना पड़ेगा, वो अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद द नंबर ऑन द बॉल डिटरमाइंस हिज स्कोर ऑन दैट डे। ठीक है, तो किसी भी पार्टिसिपेंट ने किसी भी एक पर्टिकुलर डे पर एक बॉल को ड्रॉ किया है और उस बॉल के ऊपर जो नंबर है वही उसका स्कोर है ना। यही लिखा है ना, 3 participants ABC participate in a random draw competition for 5 days. Every day each participant मतलब 5 दिन में से हर दिन ABC तीनों आएंगे, तीनों एक एक बॉल पिक करेंगे और हर दिन उनका एक एक बॉल उठेगा तो डेफिनेटली उनका एक एक स्कोर भी बनेगा। The total score of a participant is the sum of his scores attained in the 5 days. पूरे 5 days के जो scores हैं उनको ऐड कर लेंगे तो उसका total score बन जाएगा। The total score of a day is the sum of participants' score on that day. The 2-day average on a day except on day 1 is the average of the total. अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा है, the total score of a day is the sum of participants' score on that day, right? तो किसी भी दिन का टोटल स्कोर क्या है, ए बी सी के जो भी स्कोर है उन तीनों का सम। उस पर्टिकुलर डे पे ए बी और सी ने जो भी बॉल्स पिक किए हैं उन तीनों बॉल के नंबर्स का सम उस दिन का टोटल स्कोर हो जाएगा। उसके बाद दी 2-day एवरेज ऑन अ डे एक्सेप्ट ऑन डे 1 इज द एवरेज ऑफ द टोटल स्कोर्स ऑफ दैट डे एंड ऑफ द प्रीवियस डे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल इफ द टोटल स्कोर्स ऑफ डे 1 एंड डे 2 आर 25 and 20 then the 2-day average on day 2 is calculated as 22.5. तो टेबल 1 gives the 2-day averages for, है ना। तो हमें पता चला कि पहले और दूसरे दिन के जो स्कोर्स हैं उनका एवरेज है 15, सेकंड और थर्ड डे के जो स्कोर्स हैं उनका एवरेज है 15.5, थर्ड और फोर्थ डे के स्कोर्स का एवरेज है 16, फोर्थ और फिफ्थ डे के स्कोर्स का एवरेज है 70। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड इट। पार्टिसिपेंट्स आर रैंक्ड each day with the person having the maximum score being awarded the minimum rank 1 on that day। ठीक है, तो जिसका स्कोर सबसे ज्यादा है उसे रैंक 1 मिलेगी, उससे कम जिसका स्कोर है उसे रैंक 2 मिलेगी, फिर रैंक 3, फिर रैंक 4 एंड सो ऑन। If there is a tie, all participants with the tied score are awarded the best available rank, right? तो मान लो कि सबसे बड़ा स्कोर जो है वो सेम है, right? तो दोनों की रैंक 1-1 हो जाएगी। किसी एक का स्कोर सबसे ज्यादा है लेकिन बाकी दोनों का सेम है तो दोनों की रैंक 2-2 हो जाएगी। बस यही तो पॉसिबिलिटीज है। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल इफ ऑन अ डे अखिल, बिमल एंड चतुर स्कोर्ड 8, 7 and 7 respectively, then their ranks will be 1, 2 and 2 respectively on that day. These ranks are given in table 2. तो हमें टेबल 2 में यहाँ पर रैंक्स भी गिवन है, हर दिन में किस पर्सन की कौन सी रैंक आई
ये भी हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है। अब उसके बाद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो नोन। ठीक है, तो अब यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स भी गिवन है। चतुर ऑलवेज स्कोर्स इन मल्टीपल्स ऑफ 3। His score on day 2 is the unique highest score in the competition. His minimum score is observed only on day 1 and it matches Akhil's score on day 4, right? The total score on day 3 is the same as that the total score on day 4 and Bimal's score are the same on day 1 and day 3. तो चलो मेरे ख्याल से ये तो इजी है, राइट? स्टेटमेंट्स में ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, तो यहाँ पर लिख लिया हमने तीनों स्टेटमेंट्स। यहाँ पर हमारा एवरेज वाला टेबल, और अब हम समझते हैं कि एवरी डे किस पर्सन को क्या स्कोर मिला, है ना? सो वी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। सबसे पहली बात, एक स्टेटमेंट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि द टोटल स्कोर ऑन डे 3 इज द सेम एज द टोटल स्कोर ऑन डे 4, राइट? तो डे 3 और डे 4 का स्कोर सेम है और दोनों का एवरेज हमें डे 4 में पता चल रहा है। तो डे 4 में इनका एवरेज कितना है? 16, तो मतलब दोनों 16 ही होने चाहिए। तो हमको इमीडिएटली ये समझ में आ जाएगा कि डे 3 का टोटल स्कोर भी 16 है और डे 4 का भी टोटल स्कोर 16 है। उसके बाद इस टेबल को ध्यान से देखो, तो डे 3 जो है उस पे जब हमने एवरेज निकाला, तो कौन से 2 दिन का एवरेज निकाला? डे 2 और डे 3 का। तो एवरेज आया 15.5। 15.5 का मतलब ये हुआ कि अगर डे 3 में 16 है तो 15.5 उससे आधा कम होता है, तो डे 2 में और हाफ कम हो जाएगा, सो इट हैज टू बी 15। ऐसे समझ लो, अदरवाइज क्योंकि एवरेज बीच में ही होता है ना, तो 15 और 16 के एग्जैक्ट बीच में 15.5 आ जाएगा। या फिर उल्टा सोचो कि 15.5 इंटू 2 कितना होता है? 31, तो मतलब दोनों स्कोर का सम 31 होना चाहिए। तो अगर ये 16 है तो ये 15। उसके बाद डे 2 का भी एवरेज 15 है, मतलब डे 1 और डे 2 का एवरेज 15 है, तो यहाँ 15 है तो यहाँ भी 15 होगा। सिमिलरली अब अगर हम देखें डे 5 का एवरेज कितना है, तो डे 4 डे 5 का 17 है, तो अगर ये 16 है तो 17 एवरेज के लिए हमें यहाँ पर 18 चाहिए। ठीक है, तो ये तो हमें स्कोर समझ में आ गए। हर दिन के टोटल स्कोर मतलब तीनों पार्टिसिपेंट्स के जो भी बॉल उन्होंने पिक किए हैं उनके नंबर्स का सम हमें समझ में आ गया। ठीक है, अब उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि चतुर ऑलवेज स्कोर्स इन मल्टीपल्स ऑफ 3, मतलब चतुर ने सिर्फ वही बॉल्स उठाए हैं जो कि 3 के मल्टीपल में है, 3, 6 एंड 9। ठीक है, उसके बाद हिज स्कोर ऑन डे 2 इज द यूनिक हाईएस्ट स्कोर इन द कंपटीशन। तो डे 2 में देखो, अब ऑब्वियसली अगर हम यहाँ पे 9 को इंक्लूड ना करें, हम ये सोचें बिटवीन 1 एंड 9, तो पॉसिबल क्या होगा कि अगर उसने सिर्फ 3 के मल्टीपल्स उठाए हैं तो उसका हाईएस्ट नंबर क्या हो जाएगा? 6, राइट? और अगर 6 ही हाईएस्ट होगा तो डेफिनेटली पॉसिबल नहीं होगा, है ना? पॉसिबल क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे तीनों के स्कोर सेम हो जाएंगे। ये 18 है ना, तो अगर 6 हाईएस्ट हुआ तो 6 6 6 ही लेना पड़ेगा, तो तीनों का स्कोर सेम, मतलब तीनों की रैंक सेम हो जाएगी। लेकिन तीनों की रैंक सेम नहीं, इसका मतलब 3 6 के बाद नेक्स्ट नंबर 9 भी आएगा। चतुर ऑलवेज स्कोर्स इन मल्टीपल्स ऑफ 3, मतलब चतुर के स्कोर्स जो है वो 3 6 और 9 ही हो सकते हैं। हिज स्कोर ऑन डे 2 इज द यूनिक हाईएस्ट स्कोर इन द कंपटीशन, मतलब कंपटीशन का वो यूनिक हाईएस्ट स्कोर है। उसके अलावा उस दिन जो उसने स्कोर किया वो कभी भी किसी ने भी स्कोर नहीं किया, सो दैट हैज टू बी इक्वल टू 9। तो डे 2 को चतुर का स्कोर जो है वो 9 होना चाहिए फॉर श्योर, उसकी रैंक 1 आएगी। उसके बाद हिज मिनिमम स्कोर इज ऑब्जर्व्ड ऑन ओनली ऑन डे 1, तो उसका मिनिमम स्कोर डेफिनेटली 3 ही होगा। ठीक है, क्योंकि वो 3 के मल्टीपल्स में ही तो ले रहा है, 3 6 एंड 9। अगेन 6 जो है वो मिनिमम भी नहीं हो सकता। मिनिमम क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर 6 यहाँ मिनिमम होगा, राइट, तो डेफिनेटली ये सारे वैल्यूज जो है वो फिर मेरे ख्याल से क्या हो जाएंगे? ठीक है, 6 तो मिनिमम नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 6 मिनिमम होगा तो फिर उन्होंने बोला है कि उसका किसी एक दिन में ही मिनिमम आया है, तो 9 भी किसी एक दिन में यूनिक हाईएस्ट स्कोर है और 6 भी, तो फिर बाकी जगह लिखोगे क्या? कुछ नहीं बचा, राइट? तो फिर उन्होंने बोला कि उसका मिनिमम स्कोर ऑब्जर्व ओनली ऑन डे 1, मतलब सिर्फ दिन, एक ही दिन उसने मिनिमम स्कोर पिक किया है 3, बाकी दिन नहीं। तो देखो मैक्सिमम भी एक ही बार है, मिनिमम भी एक ही बार है, तो 3 और 9 के बीच में 3 का मल्टीपल बचा क्या? 6, मतलब बाकी सभी डेज में उसका स्कोर डेफिनेटली 6 है, राइट? उसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारे पास इंफॉर्मेशन ये है कि
His minimum score is observed only on day 1 and it matches अखिल्स score on day 4. तो उसका डे 1 में मिनिमम स्कोर है 3 और ये अखिल के डे 4 के स्कोर के बराबर है, तो अखिल का डे 4 का स्कोर भी 3 है, राइट। उसके बाद फिर अगर हम देखते हैं तो लास्ट में लिखा है बिमल्स स्कोर आर द सेम ऑन डे 1 एंड डे 3। तो बिमल का जो स्कोर है वो डे 1 में और डे 3 में सेम है, तो ये दोनों वैल्यू सेम आएंगे। चलो पता करते हैं कि क्या होना चाहिए स्कोर, ठीक है। अब ऑब्वियसली यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है और सम है 16, तो 6 प्लस 3 9, तो 9 प्लस 7 16, 7 की रैंक 1, 6 की रैंक 2, 3 की रैंक 3, बिल्कुल सही बात। उसके बाद देखें तो ये दोनों रैंक 2 है, दोनों रैंक 2 है मतलब दोनों का स्कोर सेम है, तो 16 में से 6 माइनस करो बचा 10, 10 के दो बराबर पार्ट कर दो तो 5 5 हो जाएगा, और यहाँ 5 है तो यहाँ पर भी 5 ही होना चाहिए, ये तो लिखा ही हुआ है। तो 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 7 इज 15। अब हमारे पास बच रहा है डे 2 और डे 5 जो कि हमें समझना है कि क्या होना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं ध्यान से, है ना, तो हमें क्या पता चलेगा कि ये जो 9 है ये फर्स्ट रैंक है, टोटल सम है 15, तो टोटल सम अगर 15 है तो 9 प्लस 6 15 होता है, तो इन दोनों का सम 6 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। 6 के बराबर इन दोनों का सम होना चाहिए। अब 6 के बराबर होना चाहिए तो ऑब्वियसली इसकी रैंक 2 है तो इसकी वैल्यू बड़ी होगी और इसकी छोटी, तो 6 को हम 3 3 तो नहीं लिख सकते, या तो 1 5 होगा या 4 1 होगा। तो या तो यहाँ पर इसने 5 पिक किया है, इसने 1, या फिर इसने 4 पिक किया है और इसने 2, यही पॉसिबल है। 3 और 3 वाला केस नहीं होगा क्योंकि दोनों की रैंक्स अलग अलग है। सिमिलरली अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर देखोगे तो सेकंड रैंक पे 6 का स्कोर है, मतलब फर्स्ट रैंक पे तो उससे बड़ा होना चाहिए। 6 से बड़ा या तो हम 7 ले सकते हैं या फिर 8, 9 तो यूनिक हाईएस्ट स्कोर है, 9 तो नहीं आएगा। 6 प्लस 7 13, तो 13 प्लस 5 हो जाएगा 18, 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 4 हो जाएगा 18। तो यहाँ पर भी दो केसेस बन सकते हैं, है ना। तो ये वाले जो केसेस हैं वो वर्टिकल हैं, मतलब इन दोनों में से केसेस बन रहा है, और यहाँ पर भी इन दोनों में से हॉरिजॉन्टल केसेस नहीं है, ठीक है। तो चल अब हमको क्या पता चला कि डे 1 में हमारे जो स्कोर्स हैं उनका टोटल कितना हो गया, तो मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है, टोटल तो ऊपर लिखा ही हुआ है। तो चलिए ठीक है, नीचे तो कुछ और लिखने की जरूरत हमें पड़ेगी नहीं। सो नाउ वी मूव ऑन एंड सी दी क्वेश्चंस। क्वेश्चंस देखेंगे तो 11th क्वेश्चन है, व्हाट इज अखिल्स स्कोर ऑन डे 1। डे 1 में अखिल का स्कोर क्या है, तो अखिल का स्कोर डे 1 में डेफिनेटली 7 है, तो 7 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज आंसर ऑप्शन ए। हु अटेन्स द मैक्सिमम टोटल स्कोर, तो मैक्सिमम टोटल स्कोर किसका आएगा, तो चलो पता करते हैं। अगर हम देखें तो अखिल का मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर कितना हो सकता है, तो 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 5 दैट विल बी 17, 17 प्लस 3 20, 20 प्लस 5 25, मैक्सिमम 25। और मिनिमम कितना हो सकता है, तो 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 5 16, 16 प्लस 3 19, 19 प्लस 4 दैट विल बी 23। तो इसका स्कोर या तो 23 या 24 या 25 हो सकता है, दैट इज दी पॉसिबिलिटीज। उसके बाद अगर हम सेकंड पर्सन को देखें तो 5 मैक्सिमम देखेंगे, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 7 19, 19 प्लस 8 मतलब 27, तो इसका मैक्सिमम स्कोर है 27। मिनिमम कितना होगा, तो 5 प्लस 1 दैट इज 6, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 7 18, 18 प्लस 7 इज 25, मतलब इसका मिनिमम 25 है, ठीक। उसके बाद अगर हम देखें सी, तो सी का है 3 9, मतलब 9 प्लस 3 12, और 6 6 6 18, तो 18 प्लस 12 दैट हैज टू बी 30। तो मतलब इन एनी केस ए और बी जो है वो सी से ज्यादा स्कोर नहीं कर सकते हैं पूरे 5 दिन मिला के, तो 100% सी का ही स्कोर सबसे ज्यादा आएगा, आंसर ऑप्शन बी। व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल टोटल स्कोर ऑफ बिमल, तो बिमल का मिनिमम पॉसिबल टोटल स्कोर हमने निकाल लिया है 25, so that has to be the correct answer. If the total score of Wimmer is a multiple of 3, what is the score of Akhil on day 2, right? अगर जो बिमल का टोटल स्कोर है वो मल्टीपल ऑफ 3 है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले तो ये कंडीशन समझते हैं, बिमल का टोटल स्कोर मल्टीपल ऑफ 3 है, मतलब 27 होना चाहिए, बिमल ही बोल रहे हैं ना वो,
राइट। बिमल का टोटल स्कोर मल्टीपल ऑफ 3 है, तो मतलब डेफिनेटली 27 होना चाहिए। और अगर ये 27 है, मैक्सिमम है, तो सारे मैक्सिमम वैल्यूज लोगे तो यहाँ से 8 आएगा, राइट। यहाँ पे तो 7 है ही, यहाँ 5 है, यहाँ पे 2 लेना चाहिए, एंड दैट्स इट, राइट। तो अब अगर ये केसेस हमें समझ में आ गए, तो उस केस में अखिल का डे 2 का स्कोर क्या होगा? तो उस केस में अखिल का डे 2 का स्कोर 4 होगा, and that has to be the correct answer. That is answer option D. After that, if Akhil attains a total score of 24, then what is the total score of Bimal? तो अगर अखिल का स्कोर 24 होगा तो फिर क्या होना चाहिए? तो चलो देख लेते हैं। अखिल का स्कोर 24, सो लेट्स हैव एन इंटरप्रिटेशन ऑफ इट। अगर अखिल का स्कोर 24 है, 23, 24, 25 हो सकता है, तो हमें 24 चाहिए। 25 मैक्सिमम है और 23 मिनिमम है, तो 24 बीच की वैल्यू है। तो देखो यहाँ पे 7, यहाँ पे 5 12, 12 प्लस 3 15, मतलब हमें बाकी दोनों का सम 9 चाहिए, 9। तो 9 चाहिए, तो यहाँ से अगर 5 लोगे तो वहां से 4 लेना पड़ेगा, और अगर यहाँ से 4 लोगे तो वहां से 5, मतलब अभी भी दोनों केसेस वैलिड हैं, दोनों केसेस हो सकते हैं। तो इन दैट केस हमारा क्वेश्चन क्या है कि इफ अखिल अटेन्स अ टोटल स्कोर ऑफ 24, देन व्हाट इज द टोटल स्कोर ऑफ बिमल? तो फिर बिमल का टोटल स्कोर क्या होगा? देखो, अगर यहाँ 5 है तो यहाँ 1 होगा, और यहाँ 4 है तो यहाँ 8 होगा, तो मतलब 1 और 8 का सम कितना होगा? 9। एंड सिमिलरली 2 और 7 का सम भी कितना होगा? 9। मतलब अगर इन दोनों सेल से अखिल को मिलता है 9, तो फिर बिमल को भी 9 ही मिलने वाला है, ठीक है। तो 9 ही मिलेगा। तो 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 19, 19 प्लस 7 इज 26, मतलब डेफिनेटली इसका स्कोर 26 आएगा। 26 इज द करेक्ट आंसर। So that's it. This is how we could have solved this set number 3. उसके बाद set number 4 देख लेते हैं। Set number 4. There are 9 boxes arranged in a 3 into 3 array as shown in table 1 and table 2. तो ये टेबल्स हैं आपके, एक टेबल 1 है, एक टेबल 2 है ना। 3 into 3 के एरे में है, तो ये बॉक्सेस जो है वो 3 कॉलम और 3 रोज में रखे हुए हैं। अब क्या बताया जा रहा है आगे? तो आगे वो ये बोल रहे हैं कि ईच बॉक्स कंटेन्स 3 सैक्स, ईच सैक हैज अ सर्टेन नंबर ऑफ कॉइन्स बिटवीन 1 and 9 बोथ इंक्लूसिव, ठीक है। तो हर बॉक्स के अंदर 3 थैले रखे हुए हैं, सैक मतलब थैला, तो 3 थैले रखे हुए हैं, हर बॉक्स के अंदर 3 सैक्स हैं, और हर सैक में 1 से लेके 9 तक कुछ सर्टेन नंबर ऑफ कॉइन्स है, वो हमें नहीं पता। The average number of coins per sack in the boxes are all distinct integers, right? देखो 9 boxes हैं, 9 boxes हैं, और हर बॉक्स के अंदर 3-3 थैले हैं, और जब हम उनका एवरेज नंबर ऑफ कॉइन्स निकालते हैं तो हर बॉक्स का एवरेज डिस्टिंक्ट आता है, अलग अलग, राइट, ठीक है। और सिंगल डिजिट नंबर तो होगा ही, क्योंकि 1 से 9 तक के नंबर्स लोगे तो उनका एवरेज भी 1 से 9 तक ही आएगा, ठीक है। तो हमको क्या समझ में आया इस स्टेटमेंट से? चलो देखेंगे बाद में। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन ईच रो इज द सेम, हर रो में टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स जो है वो सेम है। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन ईच कॉलम इज आल्सो द सेम, तो हर कॉलम में भी सेम है। उसके बाद टेबल 1 गिव्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मीडियन ऑफ द नंबर ऑफ कॉइन्स इन द 3 सैक्स इन अ बॉक्स फॉर सम ऑफ द बॉक्सेस, राइट। तो टेबल नंबर 1 में क्या पता चल रहा है? मीडियन, ठीक है। तो अगर यहाँ लिखा है कि जो हमारा सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो का ये वाला जो बॉक्स है इसकी मीडियन 9 है, तो इसमें 3 थैले हैं, तो पहले थैले में कुछ नंबर ऑफ कॉइन्स होंगे, दूसरे में, तीसरे में, एंड डेफिनेटली जब हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो 9 बीच में आना चाहिए, तो 9 बीच वाले थैले में होगा, राइट। उसके बाद फिर अगर हम देखते हैं, एंड इन दी सेम वे हम बाकी के भी जो बॉक्सेस हैं उनको भी समझ सकते हैं। यहाँ 6 है, तो ये 6 बीच में होगा क्योंकि ये मीडियन है, ये 2 भी बीच में होगा, मीडियन है, और ये 8 भी बीच में होगा। तो हर बॉक्स में 3 थैले हैं, तो डेफिनेटली 3 प्लेसेस हम यहाँ पर बना सकते हैं। मीडियन एकदम सेंटर में आता है हमेशा, राइट। तो मीडियन की वैल्यू सेंटर में, बाकी वैल्यूज हमें पता नहीं है। उसके लिए उन्होंने और क्या इंफॉर्मेशन दी है? तो इंफॉर्मेशन ये दी है कि इन टेबल 2 each box has a number which represents the number of sacks in that box having more than 5 coins. Okay, चलो वेरी गुड, ठीक है।
तो जो हमारा सेकंड टेबल है वो हमको ये बता रहा है कि यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो का बॉक्स है उसमें एक नंबर जो है वो 9 से बड़ा है। ठीक है, एक नंबर ही 9 से बड़ा है, मतलब बाकी दोनों 9 से छोटा, सॉरी 9 नहीं 5, राइट। तो मोर देन 5 से बड़ा सिर्फ एक ही नंबर है यहाँ पर, बाकी दोनों नंबर 5 से छोटे हैं। सिमिलरली यहाँ पर दो नंबर 5 से बड़े हैं। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ बीच में 9 है तो सबसे बड़ी वैल्यू तो 9 ही होगी, ये तो मेरे ख्याल से हम आसानी से समझ सकते हैं। तो ये दोनों 5 से बड़े। तीसरे वाले केस में भी दो नंबर 5 से बड़े हैं, तो यहाँ 6 है, तो इससे आगे वाला नंबर 6 से बड़ा ही होगा। उसके बाद जो हमारा ये वाला बॉक्स है इसमें सिर्फ एक ही नंबर 5 से बड़ा है, तो इन तीनों में से एक नंबर 5 से बड़ा, तो ये वाला नंबर 5 से बड़ा होगा। उसके बाद ये 0 है, इसका मतलब ये तीनों नंबर्स 5 या 5 से छोटे हैं, नॉट मोर देन 5। उसके बाद यहाँ पे तीनों नंबर 5 से बड़े हैं, तो ये तीनों 5 से बड़े हैं। उसके बाद यहाँ पर भी तीनों नंबर 5 से बड़े हैं, यहाँ पर दो नंबर 5 से बड़े हैं, और वहां पर कोई भी नंबर 5 से बड़ा नहीं। ठीक है, तो ये हमें बात समझ में आई। अब उसके बाद अगर हम देखते हैं तो स्टार का मतलब क्या है। उन्होंने ये बोला दैट नंबर इज फॉलोड बाय अ स्टार इफ द सेट्स इन दैट बॉक्स सेटिस्फाई एग्जैक्टली वन अमंग द फॉलोइंग थ्री कंडीशंस। तो इन तीनों में से अगर कोई एक कंडीशन बॉक्स फॉलो कर रहा है तो नंबर के साथ एक स्टार। ठीक है, यहाँ पर एक स्टार वाले हैं, 1 2 3 4 5 वैल्यूज, और बाकी के चार में दो स्टार लगे हैं। दो का मतलब क्या है, एंड इफ इट इज फॉलोड बाय टू स्टार्स इफ टू और मोर ऑफ दीज कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तो उसके आगे दो स्टार होंगे अगर वो इनमें से दो या तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो, है ना। लेकिन समझना यह है कि क्या तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो भी सकती हैं, तो आप तीनों कंडीशंस को पढ़ो। उन्होंने बोला कि वन है द मिनिमम अमंग द नंबर्स ऑफ कॉइन्स इन थ्री सेट्स इन वन। अगर किसी भी बॉक्स के तीनों कॉइन्स में से सबसे छोटा नंबर 1 है तो वो हमारी फर्स्ट कंडीशन है। द मीडियन ऑफ द नंबर्स ऑफ कॉइन्स इन द थ्री सेट्स इज 1। तो अगर तीनों का मीडियन 1 है, मतलब बीच में 1 है, तो सबसे छोटा भी 1 होगा, मतलब सबसे छोटा 1 है, मीडियन भी 1 है, राइट। इसका मतलब अगर ये कंडीशन किसी बॉक्स ने फॉलो की तो वो पहली वाली भी करेगा, फिर उसका मिनिमम भी 1 ही होना चाहिए। और उसके बाद द मैक्सिमम अमंग द नंबर ऑफ कॉइन्स इन द थ्री सेट्स इन द बॉक्स इज 9। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये कंडीशन तब सेटिस्फाई होगी जब मैक्सिमम वैल्यू 9 होगी। ठीक है, क्या तीनों कंडीशन एक साथ हो सकती हैं, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल हो सकती हैं। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 9, लेकिन फिर इनका एवरेज क्या आएगा, तो 9 1 1 हो जाएगा 11। 11 को 3 से डिवाइड करोगे तो एवरेज इंटीजर नहीं होगा, जबकि उन्होंने साफ साफ लिखा था कि हर बॉक्स के अंदर जो तीन सेट्स हैं उसमें जो नंबर ऑफ कॉइन्स रखे हुए हैं उनका एवरेज हमेशा इंटीजर है। एक दूसरे से अलग अलग भी है लेकिन इंटीजर है। तो ये वाला केस तो डेफिनेटली नहीं बनेगा, मतलब ये तीनों कंडीशंस तो एक साथ कोई भी बॉक्स सेटिस्फाई कर नहीं सकता, राइट। राइट, करेगा तो ज्यादा से ज्यादा दो ही कर पाएगा, और कौन सी दो कर सकता है, इन दोनों को साथ में सेटिस्फाई कर सकता है ना, मिनिमम 1 मैक्सिमम 9, इन दोनों को साथ में सेटिस्फाई कर सकता है, लेकिन सेकंड और थर्ड को साथ में सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि सेकंड और थर्ड सेटिस्फाई की तो फिर वही 1 1 1 9 आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड कंडीशन साथ में सेटिस्फाई नहीं हो सकते, फर्स्ट थर्ड या फर्स्ट सेकंड हो सकते हैं। ठीक है, चलो अब उसके बाद हमको यहाँ पर इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, राइट, समझना होगा कि कौन से बॉक्स में कौन कौन से नंबर ऑफ कॉइन्स हमारे पास है। ठीक है, अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात ये है एक इंपॉर्टेंट बात तो ये है हमारे पास, है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये, कि अगर उन्होंने ये बोला है कि इन तीनों का जो एवरेज आएगा वो एक इंटीजर होगा, है ना, इंटीजर होगा, इन तीनों का एवरेज भी इंटीजर होगा, इन तीनों का भी एवरेज इंटीजर होगा, मतलब तीनों का सम हमेशा 3 का मल्टीपल होना चाहिए, 3 से पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। ये तो आप ध्यान में रखो कि एवरी बॉक्स द सम ऑफ द नंबर्स मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 3, क्योंकि जब हम उसका एवरेज निकालेंगे तो वो 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, तभी इंटीजर में आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम सिंगल डिजिट नंबर ही ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
तो उनका एवरेज भी तो इन्हीं में से कुछ आएगा। जैसे अगर आपने सबसे बड़े नंबर्स लिए 999 तो उनका एवरेज क्या होगा, 9 होगा। सबसे छोटे नंबर्स लिए 111 तो उनका एवरेज 1 होगा। इसका मतलब एवरेज 1 और 9 के बीच में ही होगा। और इन सारे बॉक्सेस में सारे बॉक्सेस का जो एवरेज है वो अलग अलग है। तो 9 बॉक्सेस हैं, 9 नंबर है और सबका एवरेज अलग अलग है, मतलब एवरेज में 1 से लेके 9 तक सारे नंबर्स कवर होंगे, राइट। तो जस्ट फॉर दी सेक ऑफ सिंप्लीफाइंग थिंग्स, राइट, अगर मैं मान लो अभी आप सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ ये सोचो कि अगर पहले बॉक्स का एवरेज मान लो 1 है, ठीक है, मान लो, जस्ट एज्यूम, दूसरे का 2 है, फिर यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ पे 4 5 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, ठीक है। तो हमें क्या पता चलेगा कि इन तीनों कॉइन का सम होगा 1 इंटू 3, इनका 2 इंटू 3, इनका 3 इंटू 3, 4 इंटू 3, 5 इंटू 3, 6 इंटू 3, 7 इंटू 3, 8 इंटू 3 और 9 इंटू 3, राइट। तो अगर हम पूरे के पूरे, देखो 9 बॉक्सेस हैं, सब में 3-3 थैले रखे हैं और सब में नंबर ऑफ कॉइन्स, तो अगर हम सारे नंबर ऑफ कॉइन्स का सम निकालें तो हमें ये सब ऐड करने पड़ेंगे। और सब ऐड करोगे तो पता ये चलेगा कि 1 2 3 4 5 से लेके 9 तक सबका सम आएगा। और सब ऐड किया तो सबका इंटू 3 कॉमन आ जाएगा। 1 से लेके 9 तक का सम होता है 45, 45 इंटू 3 किया तो 135। इसका मतलब ये जो पूरे के पूरे 27 सेट्स हैं, इनके अंदर जो नंबर ऑफ कॉइन्स हैं उनका ग्रैंड टोटल 135 के बराबर है, राइट। अब ये जो 135 है ये तीनों रोज में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो 135 को 3 से डिवाइड करोगे तो 45, मतलब इस पूरे रो के जितने भी नंबर ऑफ कॉइन्स हैं उन सबका सम आना चाहिए 45। यहाँ पर भी 45, यहाँ पर भी 45। सिमिलरली कॉलम के हिसाब से सोचोगे तो कॉलम का सम भी 45 ही होना चाहिए। तो यहाँ पर डेफिनेटली जो पहला कॉलम है उसका सम होगा 45, सेकंड कॉलम का सम भी 45 और थर्ड कॉलम का सम भी 45 होगा। तो ये बात हमें समझ में आ गई। बट ऑब्वियसली अब जो मैंने एवरेज एज्यूम किया था वैसे ही होगा ये तो जरूरी नहीं है, वो तो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए एज्यूम किया था। तो अब अगर हम ये देखें कि हमारा कॉन्सेप्ट तो हमें यहाँ समझ में आया कि हर रो के तीनों बॉक्सेस का सम 45 है, हर कॉलम के तीनों बॉक्सेस का सम 45 है, एंड ऑब्वियसली फिर हमें कुछ मीडियंस गिवन है, कुछ और इंफॉर्मेशन गिवन है। सो नाउ वी कैन मूव ऑन एंड ट्राई टू फाइंड आउट। अच्छा, एक चीज और याद रखेंगे कि सारे एवरेजेस आएंगे, 1 भी किसी बॉक्स का एवरेज है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, तो ये सारे नंबर्स हमें एवरेज में दिखाई देंगे, राइट। अब 9 एवरेज कैसे आएगा? 9 एवरेज ऐसे आएगा कि तीनों नंबर 9 होने चाहिए। तो तीनों नंबर 9 होने चाहिए तो मतलब वहां पे मीडियन क्या है? 9 है डेफिनेटली। तो मीडियन जो है वो 9 है, ठीक है। और अगर तीनों नंबर 9 होंगे तो तीनों को 5 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा नंबर 3 आना चाहिए। तो यहाँ पे डेफिनेटली ये 3 है, ये 3 है, बाकी तो किसी में भी 3 नहीं लिखा। तो डेफिनेटली बाकी के किसी भी बॉक्स में तीनों नंबर 5 से बड़े नहीं हो सकते, इन दोनों में ही हो सकते हैं। लेकिन साथ साथ में मीडियन भी 9 चाहिए, लेकिन यहाँ तो मीडियन 8 है। तो मीडियन तो 9 जो हमें मिलेगी वो डेफिनेटली हमें यही मिलेगी, ठीक है। और 100% यहाँ पे तीनों नंबर बड़े भी हैं तो यहीं पर पॉसिबल है, और कहीं पर भी तीनों 9 पॉसिबल नहीं है। तो जब ये तीनों 999 होंगे तो इनका सम होगा 27 और एवरेज होगा 9। एक केस कवर हो गया 9 वाला, ठीक है। 9 एवरेज सिर्फ यहीं पर हो सकता है, बाकी कहीं नहीं, क्योंकि 9 एवरेज होने के लिए तीनों को 9 होना है, मतलब तीनों को 5 से बड़ा। तीनों नंबर 5 से बड़े इन दोनों बॉक्सेस में दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बीच की वैल्यू 8 है तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर 999, राइट। अब ये सोचो कि कौन से बॉक्स में 111 हो सकता है। जैसे 999 निकालना आसान है वैसे 111 भी निकालना आसान है, राइट। अगर 111 है तो पहली बात तीनों नंबर 5 से छोटे हैं, तो मतलब यहाँ पर 0 दिखेगा, तो ये है और ये है, राइट। तो या तो ये होगा या फिर ये होगा, तीनों नंबर 5 से छोटे। और अगर 111 है तो इसमें दो कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही हैं, मिनिमम 1 है और मीडियन भी 1 है। तो दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब दो स्टार भी दिखेंगे। तो डेफिनेटली यहाँ तो सिर्फ एक ही स्टार है, यहाँ दो स्टार हैं, तो 100% यहाँ पर 111 होगा। तो इन सबका सम 3 हो गया, इनका एवरेज 1 हो गया, ठीक है। तो सम 3 एवरेज 1, ये वाला केस भी कवर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद ये 27 है, ये 3 है, मतलब 30।
टोटल कॉलम का सम 45, तो यहाँ पे 15 होना चाहिए। ठीक है, 15 होगा मतलब यहाँ पर एवरेज 5 आएगा। तीनों का सम 15 मतलब एवरेज क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो अब देखो कि तीनों का सम 15 कैसे हो सकता है। कंडीशन यह है कि दो नंबर 5 से बड़े हैं और एक कंडीशन भी फॉलो हो रही है। ठीक है, मतलब या तो यहाँ पे 1 है या फिर यहाँ पर 9 है, क्योंकि बीच में तो अब 1 आ नहीं सकता, मीडियन तो 1 है नहीं, बीच में तो 6 है। तो अगर यहाँ 1 लिया तो 1 + 6 7, 7 + 8 15, पॉसिबल है, बिल्कुल सही है। अगर यहाँ 9 लिया तो क्या होगा, 9 + 6 15, और यहाँ तो 0 आ जाएगा, तो 0 तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब यहाँ 1 होना चाहिए, यहाँ 8 होना चाहिए। दैट्स इट, ये वाला बैग भी हमें समझ में आ गया। अब उसके बाद ये देखो, इसमें दो 9 आ चुके हैं, तो यहाँ पे दो नंबर 5 से बड़े चाहिए और एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो 9 वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, मतलब यहाँ पे 1 नहीं होगा, 1 वाली कंडीशन यहाँ पे नहीं लग रही। तो ये हो गया 9 9 18, 18 के साथ यहाँ 1 होगा नहीं, तो देखेंगे कोई 3 का मल्टीपल ही होगा। लेकिन 18 में अगर 3 का मल्टीपल चाहिए तो ये वाला नंबर 3 6 3 या 3 मतलब 3 हो सकता है, क्योंकि इसमें दो ही नंबर 5 से बड़े हैं ना। तो मतलब 3, देखो 3 का मल्टीपल चाहिए तो यहाँ पे 3 6 9 हो सकता है। लेकिन इसमें लिखा है कि दो ही नंबर 5 से बड़े हैं और दोनों मिल चुके हैं, तो मतलब यहाँ पे डेफिनेटली 3 ही होगा, राइट। उसके बाद फिर यहाँ पर 8 पता है, तो यहाँ पे कुछ समझते हैं। यहाँ पे तीनों नंबर 5 से बड़े हैं, एक कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है, तो वो कंडीशन डेफिनेटली 9 ही होनी चाहिए, 1 नहीं हो सकता क्योंकि तीनों 5 से बड़े हैं। और मीडियन भी 1 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मीडियन तो 8 है ही, लिखा ही हुआ है। अब उसके बाद 9 + 8 17 हो गया। 17 में हमें 5 से बड़ा नंबर ऐड करना है और सम आना चाहिए 3 का मल्टीपल, राइट। तो 9 + 8 17 है, अगर 6 ऐड किया तो 17 + 6 23, 3 का मल्टीपल नहीं है। 17 + 7 सो दैट इज 24, तो 7 आ सकता है। 17 + 8 करोगे 25, नॉट पॉसिबल। 17 + 9 26, नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे सिर्फ 7 8 9 का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो डेफिनेटली इन सबका सम हो गया 24, एवरेज हो गया 8। ठीक है, सम 24, एवरेज 8। यहाँ पर सम हो गया है 9 9 18 + 3 21 और एवरेज हो गया है 7। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं क्या और समझ में आ सकता है, क्या और सोच सकते हैं। ठीक है, चलो वेरी गुड। अब यहाँ पर 2 है बच्चों, यहाँ पे कुछ समझ में आ सकता है क्या, यहाँ पे कुछ सोच सकते हैं क्या। तो उन्होंने हमसे ये बोला यहाँ 2 तो है, लेकिन एक नंबर 5 से बड़ा भी है और दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो देखो मीडियन वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो नहीं सकती, तो बाकी दो कंडीशन ये थी कि मिनिमम 1 होना चाहिए, मैक्सिमम 9 होना चाहिए, एंड ऑब्वियसली एक नंबर 5 से बड़ा भी यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो एक नंबर 5 से बड़ा, दो कंडीशन सेटिस्फाइड, तीनों का सम हो गया 12 और इसका 12/3, तो एवरेज आ गया 4। तो एवरेज आ गया 4। ठीक है, अब एवरेज में हमें 7 5 9 1 8 4 मिल चुका है, मतलब अभी भी 2 3 6 वाला केस बचा है। तो इन तीनों में से किसी एक का एवरेज 2 है, किसी का 3 है, किसी का 6 है। तो देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहली बात, 24 और 12 मिलाकर हो गया 36, टोटल हमें चाहिए 45। तो 36 में 45 बनाने के लिए 9 ऐड करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर एवरेज 3 होगा, 9 सम होना चाहिए और एवरेज 3 होना चाहिए। कंडीशन यहाँ कहा क्या है कि एक नंबर 5 से बड़ा है और दो स्टार भी हैं, मतलब दो कंडीशन भी सेटिस्फाई होती हैं। अब अगर यहाँ पे 9 ले लिया तो बच्चों तीनों का सम 9 कैसे आएगा, तो 9 तो नहीं ले सकते, तो 9 वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, मतलब बाकी दोनों सेटिस्फाई होंगी, विच मीन्स मिनिमम नंबर 1 और मीडियन भी 1, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई। लेकिन एक नंबर 5 से बड़ा भी चाहिए, तो 1 + 1 2, 2 + 7 is 9, तो एक नंबर 5 से बड़ा भी आ गया, बिल्कुल सही है, ये भी सही हो गया। ठीक है, अब उसके बाद इस रो का सम भी 45 है, रो का सम 45 है, तो 27 और 12 मिलाकर हो गया 39। 45 चाहिए तो यहाँ पे सम 6 होगा, 6 को डिवाइड किया 3 से तो एवरेज होगा 2, तो 6 और 2 आ गया। ठीक है, एंड यहाँ पे देखेंगे तो कोई भी नंबर 5 से बड़ा नहीं है, राइट। सबका सम है 6 और एक स्टार भी है, मतलब एक कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है। तो डेफिनेटली एक ही कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो सबसे बड़ा नंबर 9 नहीं हो सकता क्योंकि कोई भी 5 से बड़ा नहीं है। अगर मीडियन को 1 लिया तो यहाँ भी 1 लेना पड़ेगा, क्योंकि मीडियन अगर 1 है तो ये भी तो 1 होना चाहिए, तो दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी।
तो इसका मतलब मीडियन 1 नहीं है, यहाँ पे 1 है, मीडियन 1 नहीं है, इसका मतलब यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, 1 2 3 का सम 6 हो जाएगा। ठीक है, 1 1 4 बन सकता था, लेकिन उसमें दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती तो 2 स्टार लगते, लेकिन एक ही स्टार लगा है, तो इसलिए 1 2 3 लेना पड़ेगा। उसके बाद 21 प्लस 6 27, 27 को 45 बनाना है तो यहाँ पर 18 आएगा, 18 को 3 से डिवाइड करो तो एवरेज 6 होगा, 18 और 6। अब वहां देखते हैं, दो नंबर चाहिए, दो नंबर क्या चाहिए, 5 से बड़े और दो स्टार भी। ठीक है, अब अगर दो नंबर 5 से बड़े हैं तो मीडियन तो 1 है नहीं, तो मतलब सबसे छोटा नंबर 1 है, सबसे बड़ा नंबर 9 है, एंड डेफिनेटली दो नंबर 5 से बड़े हैं, तो आ रहे हैं क्या, 9 प्लस 1 10, 18 चाहिए तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, तो दो नंबर 5 से बड़े हैं, दैट्स इट, हो गया। तो ये हमारे सारे बॉक्सेस के नंबर्स हमें पता चल गए। काफी इंट्रीगुइंग, काफी इंटरेस्टिंग सेट था, आई एम श्योर आपको मजा आया होगा। बहुत सारा मैथमेटिकल रीजनिंग हमने इसमें यूज किया है, क्वांट बेस्ड रीजनिंग या मैथमेटिकल रीजनिंग का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल। ठीक है, चलो उसके बाद फिर अगर हम देखें कि इसके ऊपर क्वेश्चंस क्या क्या है, तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन ऑल द बॉक्सेस इन द थर्ड रो। तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स तो 45 ही है, तो आंसर ऑप्शन डी। हाउ मेनी बॉक्सेस हैव एटलीस्ट वन सेक कंटेनिंग 9 कॉइन्स। ठीक है, कितने बॉक्सेस ऐसे हैं, हाउ मेनी बॉक्सेस हैव एटलीस्ट वन सेक कंटेनिंग 9 कॉइन्स, जिसमें कम से कम एक सेट में 9 कॉइन्स है, मतलब कम से कम एक बार 9 हमें जरूर दिखाई देगा। कितने बॉक्सेस में, तो यहाँ नहीं है, यहाँ पर है एक, उसके बाद दो, फिर तीन, फिर चार, पांच, राइट। तो 5 ऐसे बॉक्सेस हैं जिसमें हमें कम से कम एक सेट में तो 9 दिख ही रहा है, तो आंसर ऑप्शन सी। For how many boxes are the average and median of the number of coins contained in three sets in that box the same? तो हमने एवरेज भी निकाल रखा है, मीडियन तो बीच की वैल्यू है ही, कितने बॉक्सेस में ये दोनों वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 नहीं, 9 7 डिफरेंट, 6 5 डिफरेंट, 2 4 डिफरेंट, 2 2 सेम, ये है 9 9 सेम 2, उसके बाद 8 8 सेम 3, 8 6 अलग, 1 1 सेम 4, तो 4 बॉक्सेस ऐसे हैं जिसमें मीडियन और एवरेज सेम ही है, तो आंसर होगा 4। उसके बाद हाउ मेनी सेक्स हैव एग्जैक्टली वन कॉइन। ठीक है, हाउ मेनी सेक्स हैव एग्जैक्टली वन कॉइन, तो कितने थैले, कितने सेक्स ऐसे हैं जिसमें सिर्फ एक ही कॉइन है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 है, मतलब आंसर होगा 9, सो दैट्स इट, दैट इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखेंगे इन हाउ मेनी बॉक्सेस डू ऑल थ्री सेक्स कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक है, तो ऐसे कितने सेक्स हैं जिसमें ऐसे कितने बॉक्सेस हैं जिसमें तीनों सेक्स में डिफरेंट नंबर ऑफ कॉइन्स हमें दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये तो दोनों सेम है, ये भी दो सेम है, तो एक तो ये हो गया 1 6 8 1 2 9, ठीक है, 1 2 3 थर्ड, थर्ड के बाद ये फोर्थ, फोर्थ के बाद ये फिफ्थ, राइट, तो 5 ही है। बाकी के 4 बॉक्सेस में नंबर ऑफ कॉइन सेम दिख रहे हैं, तो आंसर 5 आएगा, दैट्स इट। तो ये हो गया हमारा लास्ट सेट भी सॉल्व, एंड यहाँ पर हमने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। ठीक है, सो द एंटायर सेक्शन हैज बीन सॉल्व्ड। ठीक है, तो चलिए फिर इस सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं। अपनी हेल्थ और फिटनेस का अच्छे से ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, टाटा बाय बाय।